अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोर्टर्स 5 फोर्सेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोर्टर्स की 5 फोर्सेस को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस होती क्या हैं। पोर्टर्स एक माइकल पोर्टर बंदा था जिसने अपनी 5 फोर्सेस दी उनके लिए जो नया बिजनेस करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर। आप किसी भी मार्केट के अंदर कोई बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसके लिए उसने 5 पॉइंट रखे कि आप वहां पे ये 5 पॉइंट चेक करें ताकि आपका बिजनेस जहां पे आप लॉन्च करने जा रहे हैं वहां पे बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो सके और आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमा सकें वहां से। ठीक है। सो पोर्टर्स 5 फोर्सेस इज अ फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द माइकल पोर्टर। ये माइकल पोर्टर ने डेवलप किया था टू एनालाइज द कंपेटिटिव इन्वायरमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री का कंपेटिटिव इन्वायरमेंट जो है उसको एनालाइज करने के लिए कि इंडस्ट्री के अंदर मार्केट के अंदर पहले कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं और आपने जो वहाँ पे बिजनेस जब लॉन्च करना है तो आपने उनके साथ कैसे compete करना है और आपको कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं। ये तमाम चीज़ों को एनालाइज करने का उसने एक तरीका दिया था एंड टू डिटरमिन इट्स पोटेंशियल फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी। और आप कैसे पोटेंशियल प्रॉफिट जो है वो उसको भी आपने एनालाइज करना है कि आपको जो इन फ्यूचर प्रॉफिट्स आने वाले हैं तो उनको आपने कैसे एनालाइज करना है, कैसे आपको प्रॉफिट आएगा। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपने ये 5 पॉइंट्स जो हैं उसको मद्देनज़र रखना है और उसको मार्केट को या इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए इन 5 पॉइंट्स को यूज़ करना है तो आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा उस मार्केट में और आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या क्या कैसे आपने एफिशिएंटली उस मार्केट के अंदर अपना बिजनेस लॉन्च करना है और कैसे एफिशिएंटली आपने उस बिजनेस मार्केट के अंदर कमाना है प्रॉफिट। द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ 5 की फैक्टर्स। जैसा कि नाम से जाहिर था पोर्टर्स 5 फोर्सेस, तो इस फ्रेमवर्क के भी 5 जो हैं वो फोर्सेस हैं, 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंडस्ट्री रिवालरी। इंडस्ट्री रिवालरी जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें क्या होगा कि इंडस्ट्री के अंदर कंपेटिटर्स कौन कौन है। ठीक है। सबसे पहले आपने इंडस्ट्री या मार्केट के अंदर देखना है कि कौन कौन से कंपेटिटर्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं। सेम बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन लोग कर रहे हैं उनको आपने एनालाइज करना है, कैसे कर रहे हैं, उनका क्या स्ट्रेटजी है, उनकी क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, वो एक दूसरे के साथ कैसे compete कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट क्या आ रही है। ये तमाम चीज़ें आपने एनालाइज करनी है इंडस्ट्री रिवालरी कि कैसे वो आपस में compete कर रहे हैं। दिस रेफर्स टू द लेवल ऑफ कंपटीशन बिटवीन एग्जिस्टिंग फर्म्स इन द इंडस्ट्री। जो ऑलरेडी बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर हैं फर्म्स हैं वो आपस में कैसे compete कर रहे हैं उसको एनालाइज करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इंडस्ट्री रिवालरी। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करना है कि कैसे वो प्रोडक्ट्स कर रहे हैं और कैसे वो इन फ्यूचर आपके साथ compete करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें, ये नॉलेज आपने इकट्ठा करना है पहले पॉइंट में। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज मार्केट साइज। ये जो कंपटीशन है डिफरेंट बिजनेस या फर्म्स के अंदर, ये इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है मार्केट साइज कि आपकी मार्केट कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है। द नंबर ऑफ फर्म्स, कितनी फर्म्स हैं उस मार्केट के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर कितनी फर्म्स हैं, एक एरिया के अंदर कितने कंपेटिटर्स हैं, कितने बिजनेस ऑलरेडी वर्किंग में है। देयर मार्केट शेयर एंड देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आपने इंडस्ट्री रिवालरी के अंदर डिस्कस करनी है, एनालाइज करनी है इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेस के अंदर। तो पोर्टर्स की पहली फोर्स थी इंडस्ट्री रिवालरी। कोई भी बिजनेस लॉन्च करने से पहले आपने इंडस्ट्री के अंदर कंपेटिटर्स को एनालाइज करना है, उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी जो आपस के अंदर कंपटीशन है, उनका मार्केट साइज, उनका शेयर, ये तमाम चीज़ें आपने एनालाइज करनी है इंडस्ट्री रिवालरी के पॉइंट के अंदर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। जो बायर्स होंगे, जो कस्टमर्स होंगे, उनकी बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग कहते हैं जो रेट है उस पे
आपने क्या करना है, बहस करनी है, कम करना है। जो कस्टमर्स होंगे वो आपसे बहस करेंगे कि आप बार्गेन करेंगे कि आप इस प्रोडक्ट को जो है वो रेट कम करें। तो वो आपने देखना है कि उस मार्केट, उस इंडस्ट्री के अंदर कैसे कस्टमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट पे बार्गेन कर रहे हैं, ये एनालाइज आपने करना है, ठीक है। क्योंकि आप वहां पे बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं तो इन फ्यूचर आपको वो कस्टमर्स कैसे डील करेंगे, आपके साथ कैसे बार्गेन करेंगे। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था बिफोर लॉन्चिंग any business in the market. This refers to the power that buyers have to negotiate. जो buyers ने आपके साथ negotiation करनी है, आपके साथ मुकबला करना है about the price of the product while buying that product and demand certain products or services. It is influenced by the factors such as number of buyers. ये जो bargaining power है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? number of buyers. बहुत ज़्यादा बायर्स होंगे आपके प्रोडक्ट के, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बायर्स हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। जितने बायर्स प्रोडक्ट के कम हैं, ठीक है, बायर्स कम है तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। आपके प्रोडक्ट की कोई वैल्यू, मतलब डिमांड ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? बार्गेन बहुत ज्यादा करेंगे, उसको कहेंगे यार सस्ता दे दो, बिक नहीं रहा, ये वो फला। मतलब ये कि नंबर ऑफ बायर्स पे डिपेंड करती है बाइंग पावर ऑफ द बायर्स, ठीक है। their size and bargaining power, the availability of substitutes, कि जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसके जो सब्सटीट्यूट हैं उससे मिलते जुलते अदर प्रोडक्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आप एक प्राइस सेट करते हैं, आपके पास आते हैं बायर्स और वो कहते हैं नहीं जी वो फलान जगह पे एक इसी तरह का प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस बहुत कम है और आपकी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक जो है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में एक इफेक्ट करता है। सब्सटीट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, ये भी आपने उस इंडस्ट्री के अंदर, उस मार्केट के अंदर स्टडी करना है कि कौन कौन से सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू देयर ऑपरेशंस, और आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं ये कैसे कस्टमर्स के लिए अहम है, उनकी ऑपरेशंस, उनके काम करने के लिए कैसे अहम है। दिस विल आल्सो डिफाइन देयर बार्गेनिंग पावर। अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के लिए अहम होगा तो वो उस पर बहुत कम बार्गेन करेंगे क्योंकि उन्होंने लेना ही लेना है, ठीक है। अगर वो उनके लिए नहीं अहम, इम्पॉर्टेंट नहीं है, देन दे विल बार्गेन टू द मैक्सिमम लेवल, और वो ट्राई करेंगे कि वो आपका प्रोडक्ट जो है वो वेरी लो प्राइस पे खरीदे। तो दूसरी चीज़ आपने एनालाइज करनी थी पोर्टर्स 5 फोर्सेस में, वो बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स। जो बायर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं उनकी बार्गेनिंग पावर आपने देखनी है कि वो कैसे बार्गेन करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज वो भी है बार्गेनिंग। सेकंड भी बार्गेनिंग, थर्ड भी बार्गेनिंग। थर्ड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। एक होते हैं बायर और एक होते हैं सप्लायर। आपका जो बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आप शूज क्रिएट करने जा रहे हैं, शूज आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। उस शूज को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको एक सप्लायर से मिलना पड़ेगा कि हमें इसके लिए रॉ मटेरियल, जो शूज़ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसके लिए जो लकड़ी चाहिए उसके अंदर यूज़ होती है, या उसके लिए जो चमड़ा चाहिए, जो उसके अंदर लेदर लगेगा या रेक्सिन लगेगी या धागा थ्रेड्स लगेंगे, जो भी चीज़ें, ये तमाम चीज़ों हमें एक सप्लायर प्रोवाइड करता है, ये तमाम चीज़ें। तो आपने जो बिजनेस लॉन्च करना है इंडस्ट्री के अंदर, उसके लिए जो सब उस इंडस्ट्री में जो सप्लायर्स हैं वो कैसे बार्गेन करते हैं, ठीक है। वो कैसे आपका प्रोडक्ट जो आप क्रिएट करेंगे, अगर अच्छे सप्लायर्स होंगे तो आप अच्छा प्रोडक्ट, अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बहुत स्ट्रांग होगी तो आप अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे, आप एफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं कमा सकेंगे, क्योंकि पहले ही आप रॉ मटेरियल महंगा खरीद लेंगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगी, और उसके बाद जब आप मार्केट में लॉन्च करेंगे तो वो वेरी हाई प्राइस्ड होगा और कस्टमर्स को अट्रैक्ट डेफिनेटली नहीं करेगा। तो बार्गेनिंग पावर आपने एनालाइज करनी है किसी भी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस लॉन्च करने से पहले। दिस रेफर्स टू द पावर दैट सप्लायर्स हैव टू नेगोशिएट
प्राइसेस एंड डिक्टेट टर्म्स ऑफ सप्लाई। कोई भी चीज़, कोई भी रॉ मटेरियल है, उसको सप्लाई करने से पहले सप्लायर्स ने आपको, आपके बिजनेस को जो रॉ मटेरियल देना है उस पे जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है उसको आपने एनालाइज करना कि सप्लायर्स कैसे बार्गेन कर रहे हैं, कैसे आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज द नंबर ऑफ सप्लायर्स। जितने ज्यादा सप्लायर्स होंगे उनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। अगर एक ही सप्लायर है तो वो जाहिर बात है वो उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो स्ट्रांग होगी, वो कहेगा नहीं मैं नहीं देता, जाके जहां से मर्जी ले लो उस एरिया में, ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतनी कम बार्गेनिंग पावर होगी, और जितने कम नंबर्स ऑफ सप्लायर्स होंगे उतनी ज्यादा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स होगी। देयर साइज एंड बार्गेनिंग पावर, द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो उसके जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं वो भी देखने हैं आपने रॉ मटेरियल के, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज टू द इंडस्ट्री। और उन जो सप्लायर्स हैं उनका जो रॉ मटेरियल है आपके बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंस है, ये भी उसकी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपने तो बिजनेस चलाना ही चलाना है, आपको तो रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जितना वो देखेगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो उतनी ज्यादा बार्गेनिंग करेगा। तो जो थर्ड थिंग थी वो थी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। द फर्स्ट थिंग इंडस्ट्री रिवालरी, कंपटीशन आपने देखा, कंपेटिटर्स को देखा। सेकंड थिंग बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, जो आपने आपके प्रोडक्ट को बाय करने जा रहे हैं वो कैसे बार्गेन करेंगे। उसके बाद थर्ड थी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, जो जिनसे आपने रॉ मटेरियल लेना है अपना प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, उनकी बार्गेनिंग पावर, वो कैसे रेट का मुकमुका करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, उसको हमने एनालाइज करना है कोई भी बिजनेस लॉन्च करने से पहले। उसके बाद है चौथी चीज, वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। दो बार्गेनिंग थी, अब दो ही थ्रेट्स आएंगे, ठीक है। आसान तरीका याद करने का, पहला क्या था, पहला था इंडस्ट्री रिवालरी है, वो आपने एज इट इज याद करना है। फिर दो बार्गेनिंग आएंगी, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स जिनको आपने देना है, और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स जिनसे आपने प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल खरीदना है। उसके बाद है दो थ्रेट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स एंड थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, दिस रेफर्स टू द एज विद विच न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री एंड कम्पीट विद द एग्जिस्टिंग फर्म्स। आपने इंडस्ट्री और मार्केट जहां पे आपने बिजनेस लॉन्च करना है वहां पे आपने देखना है कि जो न्यू फर्म्स वहां पे एंटर होती हैं वो कितनी इजीली एंटर हो सकती है। मतलब आप एक बिजनेस लॉन्च कर देते हैं एक एरिया के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर, और कल को 10 फर्म्स और आ जाती हैं, ठीक है, और वो प्राइस बहुत लो रख देती हैं, तो आपके लिए एक थ्रेट है कि क्योंकि आपके कंपेटिटर्स बढ़ जाएंगे तो लोग, कस्टमर्स आपके डिवाइड हो जाएंगे, इससे आपको अपनी प्राइसेस लो करनी पड़ेंगी, जिससे प्रॉफिट बहुत मिनिमम आएगा। तो दिस इज द थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स, कि न्यू एंट्रेंट्स उस इंडस्ट्री के अंदर, उस मार्केट के अंदर कितनी इजीली एंटर हो सकते हैं, इसको आपने एनालाइज करना है, ठीक है। चौथे नंबर पे, दिस रेफर्स टू द एज विद विच न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री एंड कम्पीट विद द एग्जिस्टिंग फर्म्स। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है बहुत बड़े स्केल पे आपने क्या करनी है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है, और उससे वो लो प्राइस पे बेच सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो क्या करेंगी, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि जो नया बिजनेस है उसके लिए कैपिटल कितना चाहिए, कैपिटल बहुत कम चाहिए होगा तो न्यू एंट्रेंट इजीली एंटर हो जाएगा। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजी होगी तो वहां पे जो है वो न्यू एक बिजनेस लॉन्च हो जाएगा, चैनल्स। एंड रेगुलेटरी बैरियर्स, रेगुलेटरी बैरियर्स भी कुछ होते हैं, वो ये होते हैं कि कुछ रेगुलेटरी के कोई नया बिजनेस आ रहा है उसको वहां पे लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, बहुत सारी इजाजत लेनी पड़ती है, ये वो परमिट लेना पड़ता है। तो ये तमाम बैरियर्स जो हैं ये आपके थ्रेट को डिक्रीज करेंगे, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को, ठीक है। ये तमाम चीजें आपने एनालाइज करनी है उस इंडस्ट्री के अंदर, उस मार्केट के अंदर जहां पे आप बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट जो है वो है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कहते हैं किसी भी चीज से मिलती जुलती दूसरी चीज। फॉर एग्जाम्पल कोक है, अगर आपको कोक नहीं मिलती बॉटल तो आप पेप्सी पी लेते हैं, ठीक है। अगर आपको पेप्सी नहीं मिलती तो आप गौरमे पी लेते हैं। तो इस तरह डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स के ये आपस में सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट आपने देखना है कि जहां पे आप बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं वहां पे आपका प्रोडक्ट के कौन कौन से सब्स्टिट्यूट है जो आपको
टफ टाइम दे सकते हैं, आपके बिजनेस को जो है वो एक थ्रेट साबित हो सकते हैं। दिस रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ वंस ऑफर्ड बाय द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स। अच्छा, होता क्या है, ये अल्टरनेटिव प्रोडक्ट और सर्विस होती हैं जो कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो खरीद सकते हैं। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज द प्राइस। ये प्राइस सब्स्टिट्यूट की तरफ तब जाएंगे लोग, कस्टमर्स, जब उसकी प्राइस कम होगी, ठीक है, क्वालिटी अच्छी होगी ऑफ द सब्स्टिट्यूट, एंड द डिग्री ऑफ द कस्टमर लॉयलिटी। कस्टमर जिस चीज से जुड़ा हुआ है वो भी देखनी है कि कस्टमर कितना लॉयल हो सकता है आपके प्रोडक्ट के साथ, ये भी आपने एनालाइज करना है। एंड द स्विचिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद यूजिंग सब्स्टिट्यूट, ये तमाम चीजें आपने एनालाइज करनी है। कोई भी बिजनेस लॉन्च करने से पहले आपने पोर्टर्स 5 फोर्सेस को अप्लाई करेंगे तो आप सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। पहला जो इसकी फोर्स थी वो इंडस्ट्री रिवालरी थी। सेकंड फोर्स बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स, ठीक है, ये 2 हो गई। उसके बाद 2 थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स एंड थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।